फार्मा बिजनेस शुरू करना आसान है, पर उसको चलाना पिंजरे में से शेर निकाल के उसकी सवारी करने के बराबर है। अगर आप फार्मा के फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हो, जो ऑलरेडी फार्मा बिजनेस शुरू कर चुके हैं, करने वाले हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर में कभी करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है परेश कुमार जोशी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, और आज आपको बताने वाला हूं कि फार्मा के फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करते हैं क्या गलतियां करते हैं और ये गलतियां उनको कैसे डुबा देती है, और उसके साथ में वो पॉइंट भी बताने वाला हूं जो आपको इस बिजनेस में उभारेंगी। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक में। 90% फार्मा बिजनेस पहले साल में ही क्लोज हो जाते हैं, यानी अपने लिए दूसरा साल नहीं देख पा रहे, और बचे कुछ है जो 10% जो बिजनेस हैं वो दूसरे साल फाइनेंस की तंगी की वजह से ऑक्सीजन में आ जाते हैं। और ऐसी कई हजारों कंपनियां बंद होने के बाद कुछ कंपनी होती है जो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के मार्क को अचीव कर पाती है। तो अगर आपको अपनी कंपनी को नहीं डूबने देना है, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है, तो यह वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने कुछ दोस्तों को मिला जिन्होंने अपने फार्मा बिजनेस शुरू किए हुए थे, और मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा था, और यहां पे मेरे को कुछ चीजें पता चली कि जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में जूझ रहे हैं, और ये गलती आप ना करो, या आप कर रहे हो तो उसको कैसे सुधारो, इसी के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। एक फार्मा वाले भाई का एक दूसरे फार्मा वाले भाई के लिए ये वीडियो है। पॉइंट नंबर 1, सेल्स इज नॉट अ बिजनेस। यानी अगर मेरे को सेल्स करना आता है इसका मतलब मैं बिजनेस कर लूंगा, ऐसा कतई नहीं है। फार्मा में कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, यहां पे हम जब काम कर रहे होते हैं हमको लग रहा है हम एक अच्छा खासा टर्नओवर कर रहे हैं, हमको बिजनेस चलाना आ गया है, हमारी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रिप है, हमको सेल करना आता है। पर जब आप सेल्स में हो तो सेल्स करना आना जरूरी है, पर आप एंटरप्रेन्योर हो तो कहानी चेंज हो जाती है। आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग के तरीके मालूम होने चाहिए, आपको मार्केटिंग के स्ट्रेटजी बनाने, उसका कम्युनिकेशन क्या रहेगा वो बनाना जरूरी है। दूसरा है एचआर की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या क्या एसओपीज होनी चाहिए, क्या कंप्लायंस होने चाहिए, ये सारी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं सेल्स के बलबूते पे बिजनेस में घुस तो गया हूं, पर अभी क्योंकि ये सारी चीजें मेरे को आधी अधूरी आ रही है, या मैंने अपने 4-5 दोस्तों को जो 4-5 कलीग थे उनको पूछ के शुरू कर लिया है, ये मेरे को लंबा रिजल्ट नहीं देते हैं। इवन दो आपके वो 2 दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मार्केट के रिलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि कई बार फार्मा कंपनी में भी ऐसा होता है कि एक पीएमटी वाला दूसरी कंपनी या तीसरी कंपनी में गया है, तो यहां पे जो विजुलेट बनाया था, जो प्रोडक्ट आपने चलाई थी, जो स्ट्रेटेजी उसने चलाई थी, वो दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी तक चलती रहती है। तो हमको चाहिए अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो सेल्स इज नॉट अ बिजनेस, सेल्स के अलावा ये सारी चीजें भी सीखनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल बैकअप। फार्मा के अंदर में ऑक्सीजन क्या है? O2 नहीं है, फार्मा के अंदर में ऑक्सीजन है वर्किंग कैपिटल। हम ये भूल जाते हैं कि जब मैं सेल्स कर रहा था तब मैं खाली सेल्स के बारे में सोच रहा था, रिकवरी मेरे हेडेक नहीं था, मार्केटिंग मेरा हेडेक नहीं था, लोगों को सैलरी देना मेरा हेडेक नहीं था, या उधारी पड़ी हुई है ये मेरा हेडेक नहीं था, वो मेरी कंपनी का हेडेक था। पर जब ये आपकी खुद की कंपनी है तो ये सारे सिर के दर्द लग जाते हैं और फिर आपकी जिंदगी हराम हो जाती है। कई बार लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो जॉब में बढ़िया था, 1.5 लाख की सैलरी तो आ रही थी। तो वो कंडीशन ना आए इसके लिए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होना जरूरी है। फार्मा के अंदर में सैलरी देने के अलावा भी ढेर सारे खर्चे होते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंस होते हैं, जहां पे आपका उधारी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वो जो उधारी है वो जितनी लंबाई होती जाती है उतना आपका वो नुकसान भी हो रहा है। आपको सर्टन एक्टिविटीज करनी है, सर्टन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, सर्टन ऑटोमेशन करने हैं, उसके लिए भी आपको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो आपको यह समझना है कि इस बिजनेस के चलाने की डेली कॉस्ट मेरे पास क्या होगी और वो कॉस्ट को मैं कैसे अरेंज करूंगा, मेरे पास अभी कितना पैसा है और फ्यूचर में मैं पैसा कहां से लेके आ सकता हूं, इसकी कैलकुलेशन और इसकी जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। गुजराती में बोलते हैं 999 દિવસનો ધંધાનો પૈસો હોવો જોઈએ, यानी 999 डेज के अगर वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में है, आपकी बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके हाथ में है, तो ही बिजनेस शुरू करो, तब तक बिजनेस मत शुरू करो। और उधारी में शुरू किया हुआ बिजनेस, लोन के साथ में शुरू हुआ बिजनेस हमेशा जानलेवा होता है।
तो इसका हमेशा ध्यान रखें, अपने फाइनेंस के बैकअप को हमेशा तगड़ा बना के रखें। अदरवाइज ये होगा कि आपको एक फेज के बाद इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। हाँ अच्छा, एक फेज के बाद इन्वेस्टर ढूंढना है बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो और वहां पे आ जाता है। पर आपको शुरुआत के ही कुछ साल के अंदर में, 1-2 साल के अंदर में फाइनेंस की जरूरत पड़ रही, लोन की जरूरत पड़ी, उधारी मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर बिजनेस बंद होना लाजमी है। पॉइंट नंबर 3, नो किकस्टार्ट कस्टमर। यानी मेरे बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्टर हो जो मेरे बिजनेस में राइट फ्रॉम डे 1 से मेरे को बिजनेस दे, प्रिस्क्रिप्शन दे, ऑर्डर दे। होता क्या है, कई बार जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई मैं बड़ी कंपनी से जा रहा था और वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, वो कंपनी की वजह से लिख रहा है, मेरी वजह से नहीं लिख रहा होता है, या कंपनी और मेरी वजह से लिख रहा होता, पर उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ में जो सीआरएम एक्टिविटी है, उनका जो कमिटमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज्यादा है, आपके लिए नहीं है। आपके पास ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो आपके लिए कमिटेड हो और आपके लिए लिखने के लिए रेडी हो। और कम से कम शुरुआती टाइम के अंदर में, अगर आप सिर्फ खुद से शुरू कर रहे हो, आपके पास कोई बड़ी टीम नहीं बना रहे हो, आप या आपके 1-2 दोस्त शुरू कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख का बिजनेस डे 1 से रेडी हो। ऐसे डॉक्टर हो तो ही बिजनेस शुरू करो। तो होगा क्या, जो आपने लागत लगाई है वो आपकी तुरंत की तुरंत निकल जाएगी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ सकता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्ट शुरू हो सकता है। पर कई बार इसका उल्टा हो जाता है। मैं अपने सेल्स के परफॉर्मेंस के बलबूते पे घुस तो जाता हूं, पर वहां पे तकलीफ आती है क्योंकि डॉक्टर जो मेरे को अभी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अभी जो लिख रहे थे, अब मेरी कंपनी के लिए लिख नहीं रहे। उनको ट्रस्ट इश्यू आता है, उनको इश्यू आता है क्वालिटी पे, उनको इश्यू आता है मैनेजमेंट पे। डॉक्टर को इश्यू आता है कि मैं कोई बड़ी कंपनी के लिए लिखूंगा प्रोडक्ट, छोटी मोटी कंपनी के लिए मैं नहीं लिख सकता हूं, मेरी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो आपको वो पोर्टफोलियो भी ध्यान में रख के ही शुरुआत करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इग्नोरिंग कस्टमर बिहेवियर। फार्मा बिजनेस चलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, एक है डॉक्टर, एक है केमिस्ट और तीसरा है पेशेंट। डॉक्टर चाहता है मैं आपके लिए क्यों लिखूं, केमिस्ट चाहता है मेरे को क्या मार्जिन मिलेगा, और पेशेंट चाहता है मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूं, तो मेरे को ऐसी दवाई चाहिए जो मेरे को फास्ट रिकवरी दे सकती है। अगर आपने ये कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया है और आपकी प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन किया है जहां पे तीनों लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपका बिजनेस चल निकला। पॉइंट नंबर 5, एचओ का एक्सपीरियंस ना होना। यानी हेड ऑफिस में अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको एक कॉर्पोरेट चलाने का अनुभव नहीं होता है। कई बार यह अनुभव ना होना ही गंगा जी में डुबा देता है। यानी बिजनेस तो अच्छा चल निकला है, पर एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं जिनका 300 करोड़ का कंपनी बन चुका है और वो अभी स्टैग्नेंसी पे है। स्टैग्नेंसी पे क्यों है? क्योंकि अब उनका स्ट्रेच जो आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि मैं 300 करोड़ से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से 5000 करोड़ की तरफ कैसे ले जाऊं, मैं किस तरह से लोगों को मॉनिटर करूं, मैं किस तरह से चलाऊं। ये जब तक सेल्स के बलबूते पे चल रहे थे तब तक काम चल रहा था, पर जब एक कॉर्पोरेट चलाना है, जब आपको राइट मैन पावर बनाना है और मैन पावर के थ्रू में काम लेना है, जब आपको राइट प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये अगर आपको अनुभव नहीं है, यहां पे आपने काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस लेवल पे पहुंचो तो ऐसे लोगों को हायर करो जहां पे उन्होंने एचओ पे कम से कम 5 साल 10 साल निकाले हैं, जिनको समझ में आता है कि एक हेड ऑफिस कैसे चलता है, एक ऑपरेशंस कैसे चलता है। मेजॉरिटी ऑपरेशन चलाने का अनुभव ना होना या बिजनेस के ऑपरेशन का अनुभव ना होना, बड़ी कॉर्पोरेट चलाने का अनुभव ना होना, यह हमारे बिजनेस को आने वाले टाइम के अंदर में एक सॉलिड ब्रेक मार देता है। पॉइंट नंबर 6, रॉन्ग पीपल या रॉन्ग हायरिंग। कई बार शुरुआती टाइम के अंदर में हम अपने दोस्तों के साथ में बिजनेस शुरू कर देते हैं। जो दोस्त मेरे साथ में सेल्स में थे, दोनों ने साथ में मिला, 3 जन साथ में मिले, 4 जन साथ में मिले, चलो करेंगे मरेंगे वंदे मातरम करके बिजनेस शुरू कर दिया है और वहां से बिजनेस उठना भी शुरू हो जाता है। कई बार हम कॉस्ट कटिंग के लिए या कॉस्ट बचाने के लिए अपने रिलेटिव्स को बैठा देते हैं जहां पे उनकी वो कंपिटेंसी नहीं है उस चीजों को संभालने की। मेरे मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के लिए मैंने अपने भाई को बैठा दिया, मेरे एचआर में मैंने अपनी भाभी जी को बैठा दिया, मेरे एडमिन वर्क के लिए मैंने अपनी सिस्टर को बैठा दिया। इन लोगों ने कभी भी फार्मा में काम नहीं किया है और उनको फार्मा में काम करने का ऐसा अनुभव भी नहीं है या ऐसी कोई लेवल पे कोई दूसरी इंडस्ट्री में भी काम नहीं किया है। ये सिर्फ वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आपके बलबूते पे वो वहां पे बैठे हैं, आप जो डायरेक्शन दे रहे हो वैसा कर रहे हैं। अभी शुरुआती टाइम पे ये अच्छा है, पर आने वाले टाइम पे जब आपको एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, जब आपको ऐसे लोग चाहिए जो बोले कि मैं आज 100 करोड़ से 1000 करोड़ की तरफ ले जाने में आपको मदद कर सकता हूं, या मेरी सोच 5000 करोड़ वाली है, ऐसे अगर एम्प्लॉय नहीं है या ऐसी क्षमता वाले एम्प्लॉय नहीं है, तो आपके बिजनेस को वहां पे एक जबरदस्त हिट लग सकता है। तो करना क्या है,
आपके अगर ट्रस्ट इश्यू है, आपने अपने रिलेटिव्स को ले आए हैं, इट्स ओके, आप उनके अंदर में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बिठा दीजिए, वो लोग मॉनिटर करेंगे। और बिजनेस है ये अब नए जो लोग हैं, जो मार्केट से आए हैं, जो कॉम्पिटेंट है, वो चलाएंगे, जिससे आपका विन विन सिचुएशन रहेगा। कोई उठापटक नहीं हो जाएगी, आप वहां पे ट्रस्ट के साथ में मॉनिटर भी करवा सकते हो। और दूसरा, जहां पे एफिशिएंट लोग आएंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं। फार्मा के अंदर में ध्यान रखिएगा, रॉन्ग पीपल एट अ रॉन्ग प्लेस इज इक्वल टू बिग मिस्टेक। एक अकाउंट की गलती जीएसटी का इश्यू खड़ा कर सकता है। एक क्वालिटी का इश्यू, आपको मालूम है कि अभी सबसे बड़ा इश्यू कप सिरप वाला क्या हुआ है। एक गलत पर्सन इन रेगुलेटरी आपका कंप्लायंस के इश्यू खड़ा कर सकते हैं। एक गलत फील्ड फोर्स आपके डॉक्टर को खत्म कर सकती है। बिजनेस कॉम्पिटेंट लोगों से चलता है, रिश्तेदारों से नहीं चलता है। या तो वो रिश्तेदार लो जो कॉम्पिटेंट है, या रिश्तेदारों के अंडर में कॉम्पिटेंट पर्सन ले आओ जो आपके बिजनेस को चला ले। पॉइंट नंबर 7, ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम पास्ट सक्सेस। जैसे म्यूचुअल फंड में बोला जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। आपको यह चीज का ध्यान रखना है, जब आप सेल्स में थे या मार्केटिंग में थे और आप जब कोई कंपनी में काम करते हुए सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां आपका माइंडसेट, आपका स्किल सेट की रिक्वायरमेंट अलग है, और यहां पे आपके माइंडसेट, आपके स्किल सेट, आपके नॉलेज सेट की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप वहां पे अगर वो परफॉर्मेंस के कॉन्फिडेंस पे कुछ शुरू कर रहे हो, तो आपको ये भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो शुरुआत की है उसकी इन एंड आउट, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका माइंडसेट, उसके टेक्नोलॉजी, उसके प्रोसेस, उसके पीपल मेरे को लाने पड़ेंगे, तब जाके ये बिजनेस बनेगा। याद रखिएगा कि डॉक्टर आपको नहीं एक ब्रांड को लिखता है, डॉक्टर आपको नहीं एक कंपनी की प्रोडक्ट को लिखता है। तो आपको या तो आपकी कंपनी को ब्रांड बनाना पड़ेगा, या आपको खुद को अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो और डॉक्टर आपके लिए बिजनेस देना शुरू करे। पॉइंट नंबर 8, कंप्लायंस के ब्लाइंड स्पॉट। कई बार हम सेल्स में काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कंप्लायंस इतना जरूरी नहीं होता है। हम सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है, मेरा कहाँ पे देना है, मेरे को तो एक थर्ड पार्टी को देना है, व्हाइट लेबलिंग में अपना बिजनेस करा लूंगा, लोन लाइसेंस में अपना बिजनेस कर लूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कर देगा, मैं मार्केटिंग करूंगा। बट अभी हाल ही में एमपी के अंदर में जो प्रॉब्लम हुआ है, जहां पे कप सिरप के कंज्यूम करने के बाद कुछ बच्चे मारे गए, और इससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप भले मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि ये तो कंप्लायंस का ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए कोई काम का नहीं है, आप जो उस कंपनी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, अगर उसके ओनर ने वो ब्लाइंड स्पॉट रखा है तो ये आपके लिए जानलेवा बन सकता है। आपकी कंपनी को कभी भी ताला लग सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वहां पे कंप्लायंस है, ऑडिट है, सर्टिफिकेशंस है, ये सब देखने के बाद ही एंट्री ले। अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाने के लिए सस्ते रॉ मटेरियल के चक्कर में अपनी दवाई की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कभी मत करें। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जितनी भी ये कंपनी बड़ी हुई है, इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रही है, यहां पे कहीं पे भी कभी भी कोई कंपनी ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है और वो ब्रांड बंद हो गई है या उसका सेल घट गया है। एक डॉक्टर आपकी बैंकॉक की ट्रिप की वजह से अपने पेशेंट की जान ले ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या आपके गोवा की ट्रिप की वजह से सस्ती और कम इफेक्टिव दवाई लिखे और पेशेंट सफर करता रहे, वो लिखना डॉक्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज ना हो, सर्टिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऐसी जगह से ही मैन्युफैक्चरिंग करवाने हैं। पॉइंट नंबर 9, वीक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कई बार क्या होता है कि मैंने गैस्ट्रो के सेगमेंट में काम किया है और मैं गैस्ट्रो के लिए ही कंफर्टेबल हूं, मेरे गैस्ट्रो में ही कनेक्शन अच्छे, तो मैंने गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट खोल दिया है। मेरे को एक अच्छा डेटा मेरे पास होना चाहिए, जहां पे इंडिया में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, कौन से मोलिक्यूल ज्यादा लिखे जा रहे हैं, क्या क्वांटिटी में लिखे जा रहे हैं, जिसके अंदर में कौन कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो क्वालिटी पे बात कर रही है, वो प्राइस पे बात कर रही है, वो डॉक्टर एक्टिविटीज पे बात कर रही है। ये सारी स्टडी करके मैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिजाइन करूंगा और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर में वो सारी चीजों का ध्यान रखूंगा जो मी टू ना हो, यानी इसका पैरासिटामोल मेरा पैरासिटामोल, इसका सेफेक्सिम मेरा सेफेक्सिम, ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने ब्रांड के अंदर में यूएसपी लानी है, ऐसे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन लाना है जहां पे डॉक्टर आपके लिए वो ब्रांड स्विच करने के लिए रेडी हो। और वो यूएसपी क्या हो सकती है? पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट को कोई ऐसी ड्रग मिलती है जहां पे एक्शन फास्ट है, साइड इफेक्ट कम है, टेस्ट के अंदर में जो प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, या उसके प्राइस में मार्केट में एक कंपटीटर जो है वो दवाई बेच रहा है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपए की एक गोली बेच रहा है, जहां पे आप वो गोली मार्केट के अंदर में 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में ला सकते हो विथ यूनिक टेक्नोलॉजी।
तो ये फायदे का सौदा हो जाता है एंड डॉक्टर वहां पे स्विच करने में घबराता भी नहीं है। पॉइंट नंबर 10, नो लॉन्ग टर्म पेशेंस। आपको ध्यान में रखना है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हो कि यहां पे आलू डाला, यहां पे सोना निकाला, या यहां पे फार्मा की दवाई बनाई और यहां पे अचानक बेच डाली। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका पीसीडी का बिजनेस है, आप तुरंत ही फायदे में आ सकते हो, पर एथिकल बिजनेस लाने में उतनी ही तकलीफ रहेगी। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि पीसीडी का बिजनेस लाया जाए या ट्रेडिशनल फार्मा बिजनेस लाया जाए, तो आप अभी कमेंट करिए और मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, तो आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मेरे को पीसीडी में जाना है या मेरे को ट्रेडिशनल फार्मा बिजनेस में जाना चाहिए। तो बैक टू द पॉइंट, फार्मा का गेम पहले 3 से 5 साल सेटलमेंट में लग जाता है, स्टेबल करने में लग जाता है, और फिर 6 से 10 साल आता है जहां पे आप थोड़ा बहुत ग्रोथ देखना शुरू करते हो, और 10 साल के बाद एक्चुअली आपको बिजनेस की मलाई देखने को मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म गेम होता है और 10 साल की मेहनत आपको लगती है, और वो कोई भी बिजनेस हो, फिर वो फूड डिलीवरी का बिजनेस हो या अमेजोन हो या आपका फार्मा हो या कोई हॉस्पिटल हो, इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 साल के अंदर मैं बिजनेस शुरू कर दूं और फटाफट ग्रो कर लूं और अचानक 100 करोड़ की कंपनी बन जाए और मेरी बल्ले बल्ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रेडी रहना है। ये तो हो गए 10 पॉइंट, पर इसके अलावा भी फार्मा में एक अलग अलग स्ट्रगल है, जो कुछ हिडन स्ट्रगल है जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं देख रहे, पर जब बिजनेस के अंदर में आ गए हैं तब पता चलता है। ये ऐसा ही हो जाता है कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तो मेरे को तो स्टीयरिंग और पैडल का ही ध्यान रखना था, पर अभी कुत्ता भी आ रहा है, गाय भी आ रहा है, हाथी भी आ रहा है, 2 व्हीकल भी आ रहे हैं, कार भी आ रहा है, और वो अंकल जा रहे हैं, वहां से भी मेरे को निकाल के ले जानी है साइकिल, वो चलाते चलाते ही सीखना है। तो इस कंडीशन में ये भी पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। हिडन स्ट्रगल का पॉइंट नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। फार्मा के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, और डिस्ट्रीब्यूटर टाइम से सप्लाई कर दे और वो डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है तब केमिस्ट के पास अवेलेबल हो, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। ये आपने भी फेस किया है, स्टैंडर्ड कंपनी में फेस किया, तो शुरुआती कंपनी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन के साथ में ही मार्केट में उतरना है। प्राइसिंग का प्रेशर कभी भी डीपीसीयू के अंडर में जा सकती है, या कोई बड़ी कंपनी अचानक प्राइस गिरा देती है, तो आपको उसके प्राइसिंग के फैक्टर के साथ में मैच करने का हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा। टीम रिटेंशन, फार्मा अपने एट्रिशन के लिए मानी जाती है, और मैंने कुछ कंपनियों में काम किया है जहां पे 70 to 75% एट्रिशन रहा हुआ है। यानी जब मैं ट्रेनिंग देता था, एक बैच को पास करके निकाला है, ये अगले 3 महीने में 70% बैच खत्म हो जाती थी, 6 महीने के अंदर में ये पूरी बैच खत्म हो चुकी होती थी, 100% खत्म हो चुकी होती थी। यानी हर बार नया आदमी आना एक फार्मा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनको टिका के कैसे रखना है और इनको ग्रोथ कैसे कराना, और उससे ज़्यादा कैसे लोगों को हायर करना है, कौन से रेट पे हायर करना है, ये भी जानना जरूरी है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, मेरी सोशल मीडिया में प्रेजेंस कहाँ पे है, मैं सोशल मीडिया का फायदा फार्मा के बिजनेस के लिए कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे लिए क्या सॉफ्टवेयर जरूरी है, मैं रिपोर्टिंग कैसे लूंगा, मैं सीआरएम लूँ या ईआरपी लूँ, मेरे आदमी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे वहाँ पे इनपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सब के लिए मेरे पास क्या टेक्नोलॉजी, क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसकी जानकारी न होना भी भारी पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं सस्ते वाले, जिससे लगता है कि हाँ हमारा काम चल जाएगा, और वो काम चल ही रहा होता है, कभी दौड़ता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ मेंटरशिप। मेरे पास ऐसा कोई गुरु नहीं है जो मेरे को गाइड करे, मेरे को बताए कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, क्या स्टेप मेरे को लेने चाहिए, मेरे को ऐसे कोई सवाल पूछे जिससे मेरे इंटेलेक्ट और डेवलप हो, मैं उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करूं और मैं इस बिजनेस में फंसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के बिजनेस को आगे ले जाऊं। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं आधी रात को फोन करके सवाल पूछ सकता हूं और वो मेरे को सपोर्ट दे सकते हैं। वो चाहे कमर्शियल हो या रिलेशनशिप में हो, पर आपके लिए आपका एक कोच, एक मेंटर, एक कंसल्टेंट होना जरूरी है। सोच कर देखो दोस्तों, फार्मा का बिजनेस आपके करियर का एक्सटेंशन नहीं है। यहां पे आपको चाहिए एक अलग सोच, एक अलग माइंडसेट। आपको कंप्लायंस का नॉलेज है, फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, वैश्विक तौर पे क्या बदलाव आ रहा है जिसका इंपैक्ट मेरे इस बिजनेस में आ सकता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप फार्मा बिजनेस शुरू कर चुके हो, कर रहे हो, करने वाले हो, फ्यूचर में करने वाले हो, तो ये 10 पॉइंट पे चेक करके देखिए क्या ये 10 पॉइंट मेरे हिसाब से प्रॉपर हैं या नहीं है। उनको आज ही करेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप फार्मा के बिजनेस में फंसे पड़े हो,
आप सोच रहे हो कि यार इस दलदल से कैसे निकला जाए, कोई तो मदद करे, कोई तो सहारा हो, तो वो सहारा हम हैं। मैं और मेरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे। कहाँ पे? सेल्स में, मार्केटिंग में, एचआर में और आईटी में। हमारी एक्सपर्टीज है, करीबन 24 साल का मेरा अनुभव है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग लेवल पे काम किया हुआ है और फार्मा के बिजनेस को इन एंड आउट जानता हूं। हम लोग टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं, जहां पे मैं और मेरी टीम आपके बिजनेस को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग, आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस के 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के गोल कैसे अचीव करें, उसके लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। उसके लिए मैन पावर कैसा आना चाहिए, किस रेट पे आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। आपके एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होना चाहिए और उनका माइंडसेट चेंज करने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टाइमली कंसल्टिंग करके राइट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक गूगल फॉर्म होगा, जहां पे आपको आपकी बेसिक डिटेल डालनी है और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और शुरुआत करेंगे 2026 की, जहां पे आप करोगे धमाकेदार बिजनेस और आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे हम। तो अंत तक ये वीडियो देखने के लिए और हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं इजाजत चाहता हूं आपका, और एक रिक्वेस्ट भी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके फार्मा वाले दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो उसके बिजनेस को डूबने में से बचा सकता है। तो इसी के साथ में इजाजत चाहूंगा, आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।